हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन का ही टॉपिक इररिवर्सिबल इनहिबिशन। आज का वीडियो बेस्ड होगा इररिवर्सिबल इनहिबिशन पे। इररिवर्सिबल इनहिबिशन, रिवर्सिबल इनहिबिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन हमारा लास्ट वीडियो बेस्ड था रिवर्सिबल इनहिबिशन पे। इनहिबिशंस क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम से बाइंड हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होके उसे इनहिबिट कर देते हैं, एंजाइम एक्शंस को स्लो कर देंगे, या हो सकता है उसकी एक्शंस को स्लो कर दे या परमानेंटली इनहिबिट कर सकते। ये इनहिबिटर्स एंजाइम से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू भी बाइंड हो सकते हैं और वीक बॉन्ड के थ्रू भी बाइंड हो सकते हैं। दो टाइप के हमने देखे थे इनहिबिशंस में, रिवर्सिबल इनहिबिशंस और इररिवर्सिबल इनहिबिशंस। रिवर्सिबल इनहिबिशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो टाइप के इनहिबिशंस देखे थे हमने, रिवर्सिबल इनहिबिशन और इररिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशंस वो इनहिबिशंस होते हैं जिसमें इनहिबिटर्स एंजाइम से वीक बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं। उस कंडीशंस में आप एंजाइम को रीयूज कर सकते हो। इररिवर्सिबल इनहिबिशंस में क्या होता है? इनहिबिटर्स एंजाइम से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं। किसके थ्रू बाइंड होते हैं? इररिवर्सिबल इनहिबिशन में एंजाइम प्लस इनहिबिटर किस बॉन्ड के थ्रू बाइंड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड होगा। इस एंजाइम को आप वापस से रीयूज नहीं कर सकते हो। ये एंजाइम यहीं पर ही क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों इसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्योंकि इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिव साइट पे प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्टिव साइट पे जो भी अमीनो हो या कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कौन? इनहिबिटर। और क्योंकि किस बॉन्ड के थ्रू बाइंड है? वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। और कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप के होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। किस टाइप के बॉन्ड होंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, जिन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण आपका एंजाइम ही क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या है? रिवर्सिबल में हमने एंजाइम को रीयूज किया था। रिवर्सिबल में भी हम तीन टाइप देखते हैं, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर की गई है। पहले आप रिवर्सिबल इनहिबिशन का वीडियो देखिए। वैसे दोनों ही वीडियो सेपरेट पार्ट है। आज का वीडियो रिवर्सिबल इनहिबिशन से टोटली सेपरेट है। जरूरी नहीं है कि जिन्होंने रिवर्सिबल इनहिबिशन का वीडियो ना देखा ना हो वो ये ना समझ पाए। बिल्कुल समझ सकते हैं आप। इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं या इनहिबिट करते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन में एंजाइम रीयूज हो जाता है क्योंकि एंजाइम और इनहिबिटर के बीच वीक बॉन्ड होता है। इररिवर्सिबल इनहिबिशन में एंजाइम और इनहिबिटर के बीच वीक बॉन्ड नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसके कारण एंजाइम क्या हो जाता है? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय कौन करता है उसको? इनहिबिटर्स। डिस्ट्रॉय कौन करते हैं बेसिकली उसको? इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर क्या करेगा? उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके फंक्शनल ग्रुप को। और एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड ही किस पे करती है? उसके फंक्शनल ग्रुप पे। यदि फंक्शनल ग्रुप ही डिस्ट्रॉय हो गया मतलब एंजाइम एक्शन खत्म हो गई। ठीक है, तो इररिवर्सिबल इनहिबिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? आपके ड्रग डिजाइनिंग में। रैशनल ड्रग डिजाइनिंग में भी इसका रोल देखा गया है। ड्रग डिजाइनिंग में भी किसका रोल देखा गया है? आपका इररिवर्सिबल इनहिबिशंस का। इररिवर्सिबल इनहिबिशंस के केस में मतलब कह सकते हैं इररिवर्सिबल इनहिबिशंस को ये क्या कहा जाता है? सुसाइडल इनहिबिशन। सुसाइडल इनहिबिशंस क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसके केस में आपके एंजाइम जो है उसको रीयूज नहीं किया जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं एंजाइम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या एंजाइम कंप्लीटली खत्म हो गया है। अब आप उसको वापस से रीयूज नहीं कर सकते। इसी कारण इररिवर्सिबल इनहिबिशन को ही क्या कहा जाता है? सुसाइडल इनहिबिशन। ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल इनहिबिशन में से इररिवर्सिबल इनहिबिशन को ही सुसाइडल इनहिबिशन कहा जाता है। इररिवर्सिबल इनहिबिशन के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आता है इसका वो आता है DIPF। DIPF, डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लोरिडेट। डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लोरिडेट, DIPF। DIPF जनरली किसको इनहिबिट करेगा? ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। DIPF इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। कौन? DIPF।
इरिवर्सिबल इनहिबिटर, ये एक टाइप का DIPF इनहिबिटर है जो किस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है नर्व सिग्नलिंग में। जब नर्व सिग्नलिंग हम पढ़ते हैं, सिग्नलिंग ट्रांसफर करने में एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एंजाइम कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये रेगुलेट करता है सिग्नलिंग पाथवे को नर्व्स में। प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट से या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच एसिटाइल कोलिन के ट्रांसफर को रेगुलेट करने का काम करता है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। क्या करता है, कैसे रेगुलेट करता है, जैसे ही सिग्नल ट्रांसफर होते हैं एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट से, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से। एसिटाइल कोलिन जैसे ही रिलीज होगा उसका फंक्शन क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्टिवेट कराना। जैसे उसने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्टिवेट करा दिया, अब उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन हो गया। अब उसको डिस्ट्रॉय करना है, किसको डिस्ट्रॉय करना है, एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करना है या एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करना है। क्योंकि यदि वो कंटिन्यूअसली फंक्शन कराता जाएगा, मतलब नर्व्स को कंटिन्यूअसली एक्टिवेट कराता जाएगा, नर्व्स में कंटिन्यूअसली सिग्नलिंग होती जाएगी, तो एक तरह से नर्व्स हमेशा क्या रहेगी, सेंसिटाइज्ड रहेगी। मतलब एक कंडीशन आने पर नर्व्स कैसे कह सकते हैं, सुन्न हो गई है। कैसे हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी, उसकी सेंसिटिविटी पे असर पड़ेगा। तो इस कारण क्या होता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एसिटाइल कोलिन जो होता है उसको ब्रेक करा देता है जैसे ही सिग्नलिंग ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ही सिग्नल ट्रांसफर हुआ, एसिटाइल कोलिन का फंक्शन खत्म हुआ, एसिटाइल कोलिन को उस सिग्नल के ट्रांसफर के बाद क्या होता है, ब्रेक कराना होता है। उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। बहुत जरूरी है ताकि कंटिन्यूअसली सिग्नलिंग ट्रांसफर ना हो। उसके लिए क्या करता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज किसको ब्रेक कराता है, एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन को क्या करा देता है, ब्रेक कर देता है। यदि एसिटाइल कोलिन का ब्रेक हो जाता है, मतलब अब सिग्नल्स क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अब नर्व्स कैसे कह सकते हैं, सुन्न वाली कंडीशंस नहीं होगी। ठीक है, यदि एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को ही इनहिबिट कर देंगे, यदि DIPF एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट कर देगा, मतलब एसिटाइल कोलिन का ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअसली क्या होगी, नर्व सिग्नलिंग होगी। मतलब क्या कह सकते हैं, उसकी सेंसिटिविटी पे, नर्व सिग्नलिंग की सेंसिटिविटी पे अब असर पड़ेगा। तो DIPF मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो किसको ब्लॉक करता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को ब्लॉक करता है। कैसे ब्लॉक करता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, ये तो हमने देख लिया एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज का फंक्शन क्या है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कराना। सिग्नलिंग के बाद एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है वो। बट एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के कैसे ब्रेक करेगा, तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे सेरिन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। एंजाइम की एक्टिव साइट पे कौन सा रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, सेरिन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। इस सेरिन अमीनो एसिड को ही वो क्या कर देता है, ब्लॉक करके रखता है DIPF, या उसके फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इसकी एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हुई, मतलब उसकी एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी पे असर पड़ा, और उसने किस पे इफेक्ट डाला, एसिटाइल कोलिन पे। तो DIPF बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसके केस में, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के केस में। नर्व गेज की सिग्नलिंग हो गई, जितनी भी नर्व गेज है वो सब किसके थ्रू कनेक्टिविटी है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन के थ्रू। एक और एग्जांपल है आपका जनरली DIPF के अलावा आपके केस में कहा जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का भी एग्जांपल देखते हैं हम। पेनिसिलिन क्या करती है, पेनिसिलिन एक टाइप की एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, एक टाइप की एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एक टाइप की एंटीबायोटिक है जो किसको इनहिबिट करने के काम करती है, जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह एक्ट करती है। किसके लिए, वो जनरली ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज क्या होता है, एक टाइप का एंजाइम है ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज जो एंजाइम है उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है पेनिसिलिन। अब क्या फंक्शन होगा ट्रांसपेप्टाइडेज का, ट्रांसपेप्टाइडेज क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में नैप नेक की चेन को बनाने का काम करता है, क्रॉस लिंकिंग का काम करता है। नैप नेक की चेन N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन नैप नेक की चेन बनाने का काम करता है। कौन, ट्रांसपेप्टाइडेज नैप नेक की चेन बनाएगा, इनको बाइंड करेगा। तो ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट कौन करता है, पेनिसिलिन।
मतलब कहीं ना कहीं वो सेल वॉल फॉर्मेशन में उसकी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा, उसकी मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब उसमें फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि उसने ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ही क्या कर दिया है, इनहिबिट कर दिया है। और यदि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का काम क्या था, क्रॉस लिंकिंग कराना नेम और नेक के बीच में, तो ये क्या करेगा, नई सेल वॉल फॉर्मेशन में, किसमें, पुरानी सेल वॉल में नहीं, जो बन चुकी है ऑलरेडी उसको कुछ नहीं करेगा, बट पेनिसिलिन न्यू सेल वॉल के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा। और यदि न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब उसमें सेल वॉल नहीं बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, क्योंकि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ही क्या हो गया, इनहिबिट हो गया है। ट्रांसपेप्टाइडेज क्या कराता था, नेम नेक की क्रॉस लिंकिंग कराता था, दोनों नेम नेक चेन को क्या करता था, जोड़ के रखता था। यदि नेम नेक चेन नहीं जुड़ेगी तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और पेनिसिलिन भी किसकी तरह वर्क करेगा, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की तरह। ठीक है, मतलब यदि किसी मीडियम में पेनिसिलिन को ऐड कर दिया जाए तो न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बैक्टीरियल सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। सल्फीराम करके भी एक जनरली यूज किया जाता है, जो किसके लिए है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। जो आपका सल्फीराम भी एक तरह का इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल सल्फीराम, जो किसकी तरह एक्ट करता है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। DIPF के या DIFP के केस में DIFP डाई आइसोफ्लोरोफॉस्फेट, ये जनरली किसको ब्लॉक करके रखता है, काइमोट्रिप्सिन को इनहिबिट करके रखता है। ये काइमोट्रिप्सिन क्या होता है, एक टाइप का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो प्रोटीन की लिंकेज को ब्रेक करता है। यदि इसको ही इनहिबिट कर देगा, मतलब प्रोटीन लिंकेज ब्रेक नहीं हो पाएगी, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज नहीं हो पाएगा। अब ये कहाँ से प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कराता है काइमोट्रिप्सिन जनरली एरोमेटिक अमीनो एसिड से लिंक अमीनो एसिड की चेन को, प्रोटीन की चेन को ब्रेक करा देता है। तो काइमोट्रिप्सिन को कौन ब्लॉक करके रखता है, DIFP डाई आइसोफ्लोरोफॉस्फेट, जो किस पे, उसके सेरिन, कौन सा अमीनो एसिड से बाइंड होगा, क्योंकि एक्टिव साइट पे ही जाके बाइंड होता है, 195 सेरिन रेसिड्यू पे जाके बाइंड हो जाएगा और उसको डीएक्टिवेट करा देगा। तो ध्यान रखिएगा कुछ बेसिक एग्जांपल, DIPF क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है DIPF, डिप एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को ब्लॉक करेगा। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज का काम क्या था, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कराना, जैसे ही नर्व सिग्नलिंग हो जाए रेगुलेट कराना उसको, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करा देता है। यदि उसी को ब्लॉक कर देगा तो आपकी क्या होगी, एसिटाइल कोलिन ब्रेक नहीं हो पाएगा, और यदि एसिटाइल कोलिन ब्रेक नहीं हो पाएगा तो कंटिन्यूअसली सेल सिग्नल ट्रांसफर होते जाएंगे। पेनिसिलिन क्या करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, क्योंकि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम क्रॉस लिंकिंग कराने का काम करता है नेम और नेक के बीच में। सल्फीराम भी एक टाइप के क्या है, आपका इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स है। सल्फीराम के केस में कहा जाता है कि ये एसिटाल्डिहाइड, जो आपका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके रखता है। और ये एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एसिटाल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कराता है। इथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंट में होता है। उस एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक करने का काम करता है सल्फीराम। यदि सल्फीराम किसको इनहिबिट करके रखेगा, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। यदि एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करके रखेगा, मतलब एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और वो एसिटाल्डिहाइड किसमें, धीरे धीरे बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कि इरिवर्सिबल इनहिबिशंस क्या होता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशंस के बेसिक एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये सब हमने आज की वीडियो में स्टडी किया। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।